Hi, good morning, students. Today we will take chapter 3, Rolling the Countryside from class 8 history book. तो आज लेंगे कि 8 क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, उसी का तीसरा चैप्टर रोलिंग द कंट्री सेट। अब कंट्री सेट क्या होता है, यानी गाँव जो सिटी से दूर होते हैं उन एरियाज़ को कंट्री सेट कहा जाता है। तो वहाँ पे कंट्री साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे रूल कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे है द कंपनी बिकम्स द दीवान। अब कंपनी क्या बन गया, दीवान बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दीवान बन गया। दीवान यानी क्या है, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। अब जितना भी लैंड रेवेन्यू है, क्योंकि उनके पास एक फरमान आया था, उस फरमान की वजह से उनको दीवान बना दिया। इस राइट को उन्हें ग्रांट किया कि जितना भी लैंड रेवेन्यू है वो डायरेक्ट अब कंपनी कलेक्ट करेंगे। On 12 August 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal। अब 12 अगस्त 1765 को क्या हो रहा है कि मुग़ल एम्पायर जो है उस वक़्त का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना देता है। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लीव्स टेंट। और जो दीवान का जो राइट दिया गया वो एक्चुअल में कहाँ पे ये वाक़या हुआ, ये रॉबर्ट क्लीव के टेंट में, उसके तंबू में उन्होंने ये काम अंजाम दिया। विद ए फ्यू इंग्लिश मैन एंड इंडियंस एड विटनेसेस। वहाँ पे कुछ अंग्रेज़ लोग थे और कुछ हिंदुस्तानी थे जो वहाँ पे विटनेसेस के तौर पे बैठा हुआ था। बट इन द पेंटिंग एबो, लेकिन जहाँ ये पेंटिंग एबो जो पेंटिंग यहाँ पे बनाए हैं उन्होंने, वहाँ पे वो लोग क्या दिखा रहा है, द इवेंट इज शोन एज ए मेजेस्टिक ओकेजन। इस इवेंट को बढ़ चढ़ के बहुत एक बड़ा ओकेजन के तौर पर उन्होंने यहाँ पे शो किया है, एक बड़ा फंक्शन के तौर पर। टेकिंग प्लेस इन ए ग्रैंड सेटिंग, एक बड़ा सेटिंग, एक बड़ा हॉल में या एक बड़े जगह पे उन्होंने शो किया है। द पॉइंटर वाज कमीशनड बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ। द पेंटर, सॉरी। अब पेंटर को यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, उन्हें कमीशन किया था, उन्हें तनख्वाह दे के रखा था कि उसका जो भी इवेंट्स होते हैं उनके ज़िंदगी में क्लाइव्स के लैब में, उन सबको मेमोरेबल बनाना यादगार बनाने के लिए उन्होंने पैसा दे के रखा था। द ग्रांट ऑफ दीवानी कलेली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमिग्रेशन। और अंग्रेज़ों के नज़र में ये दीवानी का राइट उन्हें हासिल होना एक बहुत बड़ा इवेंट था उनके ज़िंदगी में, उनके इमेजिनेशन, उनके तस्वुर के मुताबिक। इसीलिए इसको बढ़ा चढ़ा के उन्होंने यहाँ पे पिक्चर में पेंटिंग किया है। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट इज़ कंट्रोल। अब जितना भी टेरिटरी, जितना भी ज़मीन उनके कंट्रोल में है, कंपनी यहाँ पे दीवान बन गया। इसीलिए चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर है, जितना भी पैसे का मामलात है, रेवेन्यू के मामलात है, वो सब उनके कंट्रोल में आता है। नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट इज़ रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब वो सोच रहे हैं कि हमें अभी क्या करना है, लैंड को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, उसको कैसे चलाना है, उसको कैसे संभालना है, रेवेन्यू रिसोर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कहाँ से हमें पैसा मिलता है, कहाँ से हमारा टैक्सेस मिलता है, इन सब को अभी ऑर्गेनाइज करने के लिए वो लोग सोच रहा है। दिस हैड टू बी डन इन ए वे दैट कुड यील्ड एनफ रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। अब ये जो है प्रोसेस जो है वो इस तरीके से सोचेंगे कि जहाँ से इनको ज़्यादा मुनाफा हो जाए, जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू उनको हासिल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का एरिया टेरिटरी उनके यानी कंट्रोल में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंस भी ज़्यादा हो रहा है, ख़र्चा भी ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे टेरिटरी को संभालने के लिए सोल्जर्स भी रखना है, फ़ौजी भी रखना है, सब कुछ रखना है। वहाँ पे ऑफिसेस होगा, ऑफिसेस में वहाँ स्टाफ्स होगा, तो उन सब का तनख्वाह देना, यहाँ पे उनका खाने का बंदोबस्त करना, उनके यूनिफॉर्म का बंदोबस्त करना, ये ख़र्चा बढ़ते जा रहे हैं। और उसी ख़र्चे को पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसे रास्ते निकलना है कि जिससे ख़र्चा आराम से पूरा हो जाए है, और एंड इन लाइन से जो रेवेन्यू होते हैं उसी में वो ख़र्चा चल जाए। A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed।
एंड सेल व्हाट इट वांटेड। अब ये एक तो ट्रेडिंग कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक तिजारत करने के लिए यहाँ पे आया था। तो उनको ये भी यकीन बनाना है कि उनको जो चीज़ें ज़रूरत है वो आराम से बाई कर सके, ख़रीद सके, और जो चीज़ें उनको सेल करने हैं वो भी आराम से वो लोग बेच सके हिंदुस्तान में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के उन्हें अभी क्या करना है, प्लान करना है। तो यही सब आगे चल रहा है। ओवर द ईयर्स द कंपनी आल्सो लर्नड। अब हिंदुस्तान में आके उनको मुद्दत हो गया, बहुत साल हो गया, तो उनको ये सीखने को मिला दैट इट हैड टू मूव विद सम काशन, कि हमें थोड़ा एहतियात से आगे बढ़ना है, एहतियात से चलाना है इस कंट्री को। बीइंग एन एलियन पावर, क्योंकि वो तो एलियन पावर है, वो सिर्फ एक ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी था। अब बिल्कुल एलियन पावर है, दूसरे देश से आया है यहाँ पे, वो लोग फिरंगी यहाँ पे आके अभी पावर दिखाना है। It needed to pacify those who in the past had ruled the country said। अब इनको पेसिफाई करने के जो कंट्री साइड में जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे गाँवों में जो जो रूल करते थे पास्ट में, किन्होंने किसने रूल किया है वहाँ पे, कौन सा कबीला का हेड वहाँ पे संभाल रहा था, इन सब को स्पेसिफाई करना है, देखना है कि किस तरह चल रहा था उनका निज़ाम। एंड एन्जॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टिजियस, और वहाँ पे अथॉरिटी था उनका, और वहाँ पे इज्जत करते थे, कौन कौन बड़े लोग थे। तो इन सब के बारे में जानना उन्होंने ज़रूरी समझा। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर्स हैड टू बी कंट्रोल इट। और उन्होंने कहा कि ये सोचा कि पहले तो जो जो लोकल पावर्स जिनके हाथों में था उनको कंट्रोल करना है, बट दैट कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। लेकिन उनको पूरा सीन से बाहर नहीं करना है, उनको पावर में रखना है, लेकिन पावर को कंट्रोल करना है। ये चीज़ें उन्होंने तजवीज़ दी। हाउ वाज दिस टू बी डन। अब इसको कैसे करेंगे कि लोकल जो ट्राइब्स है, उनके जो हेड है, जो पावर में है, जो प्रेस्टिजियस है, पूरा उनका एक अपना इज्जत है, तो उनको कंट्रोल कैसे करना है, इनको कैसे कंट्रोल में लाना है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल सी हाउ द कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री सेट। अब कंट्री सेट को उन्होंने अपने कब्जे में कैसे लिया, उसका नवाबादी कैसे किया, उन्हें कैसे अपने कंट्रोल में लाया, इसको हम इस चैप्टर में देखेंगे। ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्सेज जहाँ से टैक्स आता था, पैसा आता था, उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया। रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, लोगों का जो राइट्स पहले से था उसको रीडिफाइन किया, दूसरी तरफ से कौन कौन से हुकूक उनको मिलना चाहिए, कौन सा हुकूक उनको देना चाहिए। एंड प्रोसीजर टू क्रॉप इट वांटेड एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांटेड। और कौन कौन से फसल जो कंपनी को चाहिए था, हाँ, जैसे कि इंडिगो है, जैसे कि कॉटन सिल्क है, वो सब उन्हें प्रोड्यूस करना है, क्योंकि ये कंट्री का वार्ड है। तो इन सब को कैसे उन्होंने एक प्रोसेस के तौर पर हिंदुस्तान में लागू किया, हिंदुस्तान में इन चीज़ों को लाया, इस सब के बारे में हम इसका चैप्टर में पढ़ेंगे। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, सबसे पहले तो कंपनी के लिए पैसा ज़रूरत है, तो उसके लिए रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कैसे ला रहा है। द कंपनी हेड बिकम द दीवान, कंपनी अब दीवान बन चुके, यानी उनको ये हक मिल चुका है कि जिस विलेज में वो लोग कंट्रोल कर रहा है, उसी में से जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। बट इट स्टिल सा इट सेल्फ प्राइमरीली एज ए ट्रेडर। फिर भी वो लोग अपने आप को ये सोचते थे कि हम एक ट्रेडर है, यहाँ पे तिजारत के लिए आए हैं, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection। अब कंपनी फ़ायदा तो लेना चाहता था, उनको ये उनका वांट था, इनका चाहत था कि हमें इनकम बहुत जनरेट हो जाए, लेकिन एक रेगुलर इनकम के लिए, कलेक्शन के लिए उनका ये अभी ख़्याल नहीं था कि हम हमेशा यहाँ से एक ऐसे सेटअप बनाएंगे कि रेगुलरली हमें यहाँ से कलेक्शन मिले, लेकिन वो प्रॉफिट चाहता था। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड। उनका कोशिश यही था कि उनका रेवेन्यू जो इनकम है वो ज़्यादा हो जाए, जितना भी हो सके वो ज़्यादा हो जाए। एंड बाई फैन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। और जितना मुमकिन हो सके कि जो अच्छे कॉटन है या सिल्क क्लॉथ है उसको सस्ते में ख़रीदे, यही उनका मकसद था। विद इन 5 years द वैल्यू ऑफ गुड्स ब्रोड बाय द कंपनी इन बंगाल डबल इट। लेकिन क्या होता है कि 5 साल के अंदर ही जो उन्होंने गुड्स, जो सामान उन्होंने लाया,
ان کا ویلیو ڈبل ہو جاتا ہے۔ بیفور 1865 سے پہلے دا کمپنی ہیڈ پرچیزڈ گڈس ان انڈیا بائی امپورٹنگ گولڈ، ہندوستان میں وہ لوگ سامان خریدتے تھے کیا دے کے؟ گولڈ دے کے۔ وہ انگلینڈ سے گولڈ لے کے آتا تھا، اینڈ سلور لے کے آتا تھا، سونا لے کے آتا تھا، وہاں سے چاندی لے کے آتا تھا فرام برٹین سے، اور یہاں پہ ان کے بدلے میں سامان خریدتا تھا۔ ناؤ دا ریونیو کلیکٹڈ ان بنگال کوڈ فائنانس دا پرچیز آف گڈس فار ایکسپورٹ۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہندوستان کے زمین سے ہی جو ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے، جو ریونیو بنگال سے ان کو مل رہا ہے، اسی سے وہ لوگ ہندوستان کے پیسے ہی سے ہندوستان کا سامان خرید رہا ہے اور اس کو ایکسپورٹ باہر بھیج رہا ہے اپنے دیش میں، برٹین میں۔ سون اٹ واز کلیئر دیٹ دا بنگال اکنامی واز فیسنگ اے ڈیپ کرائسس۔ اب یہ جلدی ان کو پتہ چل گیا کہ بنگال کا جو اکنامی ہے، جو پروڈکشن ہے، وہ بالکل ایک کرائسس میں چلا جا رہا ہے، ڈیپ کرائسس ہو رہا ہے، وہاں پہ شارٹیج ہو رہا ہے، ہر چیز میں نقصان آ رہا ہے۔ آرٹیسنز ویر ڈیزرٹنگ ولیجز سنس دے ویر بینگ فورسڈ ٹو سیل دیئر گڈس ٹو دا کمپنی ایٹ اے لو پرائسز۔ اب جہاں جتنا بھی ہنرمند لوگ ہیں وہاں پہ آرٹیسن ہے، وہ اپنے ولیج کو چھوڑ کے جا رہے، گاؤں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ جو وہ سامان بناتے ہیں وہ کمپنی کو بیچ دے اور ایک کم رقم میں لو پریسز پہ بیچ دے، یہ فورس کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے جتنا بھی آرٹیسن ہے، جتنا بھی ہنرمند لوگ ہیں جو اپنے سامان وہاں پہ پروڈیوس کرتے ہیں، وہ لوگ گاؤں کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ پیزنٹس ویئر unable to pay the dues that were being demanded from them۔ اب پیزنٹس سے جو کسان ہے، جو دوسروں کے کھیت میں کام کرتے ہیں، وہ لوگ اس قابلیت نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈیوز جو ادھار انہوں نے پہلے فصل کے لیے لینڈ لوڈ سے لیا تھا، جو کسان ہے زمیندار ہے ان سے قرضہ لیا تھا، وہ پورا نہیں کر رہا، وہ واپس نہیں کر رہا تھا، تو یہ ایک پرابلم آ گیا۔ آرٹیسنل پروڈکشن واز ان ڈکلین۔ جتنا بھی آرٹیسنل پروڈکشن تھا، ہنرمند لوگ جو پروڈیوس کرتے تھے، جو چیزیں پروڈیوس کر رہے تھے، ان کے پیداوار میں کمی آ گیا، بالکل کم ہو گیا۔ اینڈ ایگریکلچر کلٹیویشن شو اٹ سینکس اپ کولیپس۔ اور جتنا بھی ایگریکلچر ہو رہا تھا، جتنا بھی وہاں سے ایگریکلچر کراپس پروڈکشن ہو رہا تھا، اس میں ایک دم سے کیا ہو گیا؟ کمی آ گیا، کولیپس ہو گیا، یہ ختم ہوتے جا رہا تھا۔ دین ان 1770 a terrible famine killed 10 million people in بنگال۔ اب 1717 میں بنگال میں ایک قحط پڑ جاتا ہے، فیمین آتا ہے، جس کی وجہ سے 10 ملین لوگ وہاں پہ مر جاتا ہے۔ اباؤٹ 1/3 آف دا پاپولیشن واز ویپڈ آؤٹ۔ وہاں پہ 1/3 آف پاپولیشن، یعنی 3/3 پاپولیشن کا جو حصہ ہے وہ وہاں پہ بالکل اس فیمین کی وجہ سے مر جاتے ہیں، وہاں پہ بہت بڑا پرابلم آ جاتا ہے۔ دا نیڈ ٹو امپروو ایگریکلچر۔ اب انہوں نے سوچا کہ یار یہ سب تو برا ہو رہا ہے، یہاں پہ تو ہمارے ریونیو کولیپس ہو رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب ضروری ہے کہ ایگریکلچر کو ہم کیا کریں گے؟ امپروو کریں گے۔ If the economy was in ruins، اگر پیسہ ختم ہو رہا ہے تو could the company be certain of its revenue income؟ اب کمپنی کو یقین ہے کہ ان کو ریونیو جنریٹ ہوتے رہیں گے۔ Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved۔ اب جتنا بھی کمپنی آفیشلس ہے، یہاں پہ افسرس ہے، یہاں پہ جو ملازم ہے، انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا، محسوس کیا کہ ہمیں لینڈ انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، زمین کے لیے ہمیں خرچہ کرنا چاہیے، کھیتی باڑی کے لیے خرچہ کرنا چاہیے، تاکہ ایگریکلچر کو امپروو کرے اور وہاں سے جو پروڈکشن ملتا ہے اس سے ہم ریونیو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا ایک فیلنگ تھا۔ ہاؤ واز دس ٹو بی ڈن؟ اب لیکن کیسے کریں گے؟ ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو زمینداری میں خرچہ کریں گے، تو ایگریکلچر میں خرچہ کریں گے، تو کیسے کریں گے؟ آفٹر 2 decades آف ڈیبیٹ آن دا کوشچنس، اب اسی کوشچن پہ 20 سال گزر جاتے ہیں ان کو ڈیبیٹ کرتے ہوئے، دا کمپنی فائنلی انٹروڈیوسڈ دا پرماننٹ سیٹلمنٹ ان 1793۔ اب 20 سال کے بعد آخر میں کمپنی کیا انٹروڈیوس کرتے ہیں؟ ایک لا انٹروڈیوس کرتے ہیں جس کا نام ہے پرماننٹ سیٹلمنٹ۔ یہ 1793 میں وہ یہاں پہ انٹروڈیوس کرتا ہے۔ بائی دا ٹرمز آف دا سیٹلمنٹ، اب سیٹلمنٹ کا یہ ورڈ ہی دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے، راجاز اینڈ تعلقدارس ویر ریکوگنائزڈ ایز زمیندارس۔ انہوں نے کیا کیا کہ راجاز جتنا بھی تھا یا تعلقدار تھا، ان کو ریکوگنائز کیا، ان کو یہ پہچان دیا کہ آپ لوگ زمیندار ہو، یعنی زمین کے مالک ہو آپ لوگ۔ دے ویئر آسکڈ ٹو کولیکٹ رینٹ فرام دا پیزنٹس۔ آپ لوگ پیزنٹ سے کیا کرے؟ رینٹ کولیکٹ کرے، جتنا بھی کرایہ آپ لوگ ان سے لیتے ہیں وہ آپ لوگ کولیکٹ کرے، اینڈ پے ریونیو ٹو دا کمپنی، اور
उस टैक्स को कलेक्ट करके उस रेंट को, उस किराए को आप लोग जमा करके कंपनी को दीजिए। ये उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कानून में लाया। देयर इज़ इट अच्छा, द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली। अब इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या किया, उन्होंने अमाउंट को फिक्स किया कि सालाना इतना पैसे कंपनी को देने हैं। पहले ऐसे नहीं था, पहले जितना प्रोडक्शन होता था उसी हिसाब से उनसे वो लोग टैक्स लेते थे। लेकिन अब आप लोगों को प्रोडक्शन आए या ना आए, हिंदुस्तानी किसानों को, अब वो लोग क्या करेंगे, अब वो लोग जो फिक्स्ड परमानेंटली जो अमाउंट है वो ले लेंगे। दैट इज इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज इट इवर इन फ्यूचर। अब एक फ़ायदा ये था कि परमानेंट जब फिक्स्ड है तो फ्यूचर में इसको इंक्रीज भी नहीं किया, ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं है। इट वाज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर a रेगुलर फॉलो अप रेवेन्यू इनटू द कंपनीज coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land। अब इस वजह से उन्होंने ये सोचा था, ये फेल्ट महसूस किया था कि अगर इस निज़ाम को, इस फिक्स्ड परमानेंटली जो अमाउंट हमने रखा है, अगर इसको लागू करते हैं तो हमेशा कंपनी के तिजोरी बढ़ते रहेंगे और ज़मींदार को भी पैसे मिलेंगे, और इस वजह से ज़मींदार भी लैंड को इम्प्रूव करने में, लैंड को अच्छा बनाने में, प्रोडक्शन ज़्यादा बनाने में वो लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, वहाँ पे ख़र्चा भी करेंगे। सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज इट। अब क्योंकि रेवेन्यू डिमांड स्टेट जो है, कंपनी जो है वो ज़्यादा नहीं करेंगे, द ज़मींदार वुड बेनिफिट फ्राम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्राम द लैंड। अब ज़मींदार को भी फ़ायदा मिलेंगे, क्योंकि अगर वो लोग खर्चा करेंगे तो लैंड में, एग्रीकल्चर में, तो वहाँ से एग्रीकल्चर में जो क्रॉप है प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ज़मींदार को भी फ़ायदा मिलेंगे। तो उन्होंने यही सोचकर परमानेंट सेटलमेंट लाया 1793 में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। द प्रॉब्लम क्या हो गया, द परमानेंट सेटलमेंट हाउ एवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल्स था यहाँ पे, उनको एकदम से पता चलता है दैट द जमींदार्स वेर इनफेक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। ज़मींदार लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं, लैंड को अच्छा सा बनाने के, वहाँ ज़्यादा पैदावार करने के लिए वो लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं। द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट द जमींदार्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे। क्योंकि रेवेन्यू जो फिक्स किया था वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ज़मींदार्स को इसको पूरा करने में, पे करने में बिल्कुल डिफ़िकल्ट आ रहा था, मुश्किलात आ रहा था। एनी वन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज ज़मींदारी। अब जो कोई ज़मींदारी था, वो अगर उस रेवेन्यू को पे नहीं कर पाते थे, जो फिक्स्ड रेंट था, वो अपने ज़मीन को भी खो देते थे, ज़मींदारी ख़त्म हो जाता था। न्यूमरस ज़मींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट एक्वेशंस ऑर्गेनाइज्ड द कंपनी। इसलिए कंपनी क्या करता था, जब वो रेवेन्यू नहीं देते थे, रेंट नहीं देते थे, तो उसी ज़मींदार के जितना भी जायदाद होता था, जितना भी लैंड होता था, उसको वो लोग एक्विजिशन करता था, यानी बोली दे के वो लोग उसको बेच देता था। और इस वजह से ज़मींदार के जितना लैंड होता था वो लॉस्ट हो जाता था, वो उनके हाथ से चला जाते थे। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी के पहले डिकेड में, पहले 10 साल में, द सिचुएशन चेंज, अब हालात बदल हो जाता है। द प्राइस इन द मार्केट रोज, बाज़ार में प्राइस ज़्यादा हो रहा है। एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, और कल्टिवेशन थोड़ा एक्सपेंड भी हो रहा है। दिस मीन एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द ज़मींदार्स। अब ज़मींदार्स के इनकम में थोड़ा इजाफा हुआ, क्योंकि उनका क्रॉप्स अब बाज़ार में बिक रहा है अच्छे कीमत पे। बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज ए रेवेन्यू डिमांड डेट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। लेकिन कंपनी को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर कंपनी को तो वही पैसा मिल रहा है जो उन्होंने पहले फिक्स किया। अब ज़मींदार को नफ़ा आए, घाटा आए। अब ज़मींदार को तो नफ़ा आ रहा है, क्योंकि मार्केट अच्छा से चल रहा है, प्राइस अच्छा से मिल रहा है, तो कंपनी को यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इवन देन द ज़मींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। फिर भी अब ज़मींदार को पैसा भी आ रहा है, अच्छा खासा उनका फसल बिक रहा है, मार्केट में चल रहा है, फिर भी वो लोग लैंड में खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट। क्योंकि आधे ज़मींदार, कुछ ज़मींदार तो पहले ही सेटलमेंट के जो शुरुआती दौर था उसमें उनको अच्छा खासा क्रॉप्स तो नहीं मिला और मार्केट भी नहीं चला,
उस वजह से उन्होंने अपनी ज़मीन खो दिया। अदर्स नाउ सा द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विद और द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब दूसरों ने सोचा यार हमें ज़्यादा क्यों खर्चा करना है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे अच्छा खासा कमाई हो रहा है, हम ज़्यादा इम्प्रूव क्यों करेंगे। As long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent, हाँ जितना भी टेनेंट्स है जो मजदूर है लैंड पे काम करते हैं, अब उनको ज़मींदार लोग क्या कर रहे हैं, लैंड वहाँ पे रेंट में दे रहे हैं, तो वो चल रहा है, तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। लैंड क्यों इम्प्रूव करना है उनको, क्योंकि उनको जो पैसा मिलना है वो तो जो लैंड पे काम कर रहे हैं पीजेंट्स है उनसे लेंगे, तो वो लोग ज़्यादा वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ इन द विलेजेस गाँवों में क्या हो रहा है, द कल्टिवेटर्स फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑब्रेसिव। ये परमानेंट सेटलमेंट जो फिक्स्ड राइट उन्होंने बनाया, ये बिल्कुल ऑब्रेसिव, उन पे एक जुल्म सा उन्होंने महसूस किया। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वाज हाई एंड हिज राइट टू द लैंड वाज इनसिक्योर। क्योंकि ज़मींदार अब ज़्यादा डिमांड कर रहा था, कंपनी तो ज़मींदार से लेंगे, और ज़मींदार किस से लेंगे, जो कल्टिवेटर्स है उनसे लेंगे, हाँ जो ज़मीन गाँवों में जो खेत में काम करते हैं उनसे। तो द रेंट ही हेड टू पे टू द ज़मींदार वाज हाई। अब ज़मींदार को जो रेंट जो पैसा देना था वो बहुत ज़्यादा था, और उस ज़मीन पे उसका हक भी नहीं था, अधिकार भी नहीं था, वो भी यकीन नहीं था कि मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसलिए वो कल्टिवेटर्स नाखुश थे, वो लोग तो इससे बिल्कुल ऑब्रेसिव समझते था। To pay the rent, he had to often take a loan from the money lender. अब ज़मींदार को तो पैसा देना है इस बेचारे को, इसीलिए वो जो मनी लेंडर्स है जो पैसा कर्जा देता था उनसे पैसा पैसा कर्जा कर्ज लेता था वो लोग। एंड व्हेन ही फेल टू पे द रेंट ही वाज इवेक्टेड फ्रॉम द लैंड। और जब भी ज़मींदार को वो पैसा देने में नाकाम रहता था, उसके पास पैसा नहीं होते थे, तो वो लैंड से भी हाथ धो बैठे थे। ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस, क्योंकि उनके बाप दादे से वो उसी लैंड पे कल्टिवेट कर रहा आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो लैंड का रेंट नहीं दे पाते थे, क्रिया नहीं दे पाते थे, तो वो उस लैंड को लॉस्ट करते, उसके हाथ से चला जाते। तो ये प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए परमानेंट सेटलमेंट में बहुत से प्रॉब्लम्स भी आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे उन्होंने दूसरा एक नया सिस्टम लाया। ए न्यू सिस्टम इज डिवाइडेड बाय द अर्लियर 19th century। many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे ऑफिशियल्स था, जो यहाँ पे स्टाफ्स था, उनको ये यकीन हो गया, कन्विंस हो गया कि हमें रेवेन्यू सिस्टम को दोबारा चेंज करना है। हाउ कुड रेवेन्यूज बी फिक्स्ड परमानेंटली एट ए टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। अब वो लोग कह रहे, खुद से कह रहे कि यार कंपनी को तो पैसा की ज़रूरत ज़्यादा होते जा रहे हैं, रोज़ बरोज़ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ट्रेड करने हैं। तो उस हालात में हम एक यानी फिक्स्ड रेवेन्यू क्यों रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बंगाल के जो नॉर्थ प्रोविंसेस है वहाँ पर प्रेसिडेंसी का मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज़ नाउ इन उत्तर प्रदेश, अभी उत्तर प्रदेश के अंडर आते हैं। इन इंग्लिश में कॉल इट होल्ड मैकेंजी। होल्ड मैकेंजी के नाम का एक अंग्रेज़ था, डिवाइज द न्यू सिस्टम, उन्होंने एक नया कानून लाया, एक नया निज़ाम लाया, विच केम इनटू इफेक्ट इन 1822, जो 1822 में इफेक्ट में आ गया, यानी वहाँ से लागू हो गया। ही फेल्ट दैट द विलेज वाज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थन इंडिया। उसको महसूस कर गया कि नॉर्थ इंडिया में विलेज एक इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे समाज का ज़्यादा चलता है। एंड नीड टू बी प्रिजर्व, और इनको बचाना बिल्कुल ज़रूरी है, विलेज को बचाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, ये उन्होंने महसूस किया। अंडर हिज डायरेक्शंस, अब उनके डायरेक्शन के में वो डायरेक्शन देते हैं कि कलेक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो कलेक्टर्स होता था, जो रैंड को यानी रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, वो अब पूरे गाँवों में जा रहा है, एक गाँव से दूसरे गाँव, दूसरे गाँव से फिर तीसरे गाँव, इस तरह इंस्पेक्टिंग द लैंड, क्या करने के लिए, लैंड को चेक करने के लिए कि कितना लैंड है। मेजर इन द फील्ड्स, वो लोग खेत को मेजर कर रहे हैं, नाप रहा है। एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स, और वहाँ पे क्या रिवाज है, गाँवों में क्या चल रहा है,
एंड रेट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, और डिफरेंट ग्रुप को क्या क्या हुकूक मिला हुआ है वहाँ गाँवों में, ये सब वो लोग सर्वे कर रहा था। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन ए विलेज वाज एडेड अप टू कल्टिवेट द रेवेन्यू डेट ईच विलेज महल है टू पे। अब जितना भी वहाँ पे कल्टिवेटेड लैंड है, जितना भी वो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उसी हिसाब से उन्होंने उस विलेज पे, जिसको महल भी कहते हैं, वहाँ पे रेवेन्यू फेस किया कि आपके विलेज में इतना प्रोडक्शन हो रहा है और इसीलिए आप लोगों को, कंपनी को इतना रेवेन्यू पे करना है। उन्होंने इस तरह से सर्वे किया। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पेरियडिकली, और इस वक्त उन्होंने फिक्स नहीं रखा, ये नॉट परमानेंटली फिक्स नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कहा कि हर पीरियडिकली इसको चेंज करेंगे, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, इस तरह से चेंज करेंगे। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन। अब उन्होंने क्या किया कि जो पैसा रेवेन्यू कलेक्ट करना है कंपनी के लिए, उसका इंचार्ज बना दिया विलेज के नंबरदार को, हेडमैन को, जो मुखिया होता है विलेज का, उसको बना दिया। पहले कौन था, कलेक्टर बना था, लेकिन अब कलेक्टर को उन्होंने हटाया, उसके जगह पे किसको रखा, मुखिया को रखा गाँव के, रादर देन द जमींदार। अच्छा, जमींदार होता था, जमींदार जमा करके कंपनी को देता था, तो अब जमींदार के जगह पे उन्होंने हेडमैन को रखा, विलेज हेडमैन को। दिस सिस्टम कैन टू बी नोन एज द महल्लेवारी सेटलमेंट। इस सिस्टम को फिर बाद में नाम पड़ गया महल्लावारी सिस्टम, सेटलमेंट। हाँ, तो इस तरह से एक फिक्स्ड परमानेंट जो सेटलमेंट था, फिक्स्ड रेंट था, उसको चेंज करके उन्होंने दूसरा के सर्वे के विलेज टू विलेज जाके और लैंड के हिसाब से उन्होंने रेवेन्यू फिक्स किया, उसी का हेड बनाया, जो जिम्मेदारी दिया रेवेन्यू जमा करने का, वो दिया विलेज हेडमैन को, और इसी सिस्टम को उन्होंने बाद में नाम दिया महल्लावारी सिस्टम। उसके बाद द मोनरो सिस्टम। चलो आज हम इसी पे ही रखेंगे, दूसरे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ आया है तो ठीक, अगर नहीं आया तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं और मेरे से कंटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड शेयर द वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स आल्सो। थैंक यू।